हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग लर्न किए थे एरिया वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज एरिया वेक्टर, एंड आफ्टर दैट वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो लास्ट क्लास में हम लोग एरिया वेक्टर को और सॉलिड एंगल को डिफाइन किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को हम एस्टेरेडियन में मेजर करते हैं। अब एस्टेरेडियन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वन एस्टेरेडियन। तो आपने यहाँ पर देखा था कि जो आपका सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल को आपने डिफाइन किया था कि किसी भी क्लोज सॉलिड सरफेस के किसी एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है, उसके एंगल पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। वहाँ पर अपन निकाला था कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ अपन निकाला था। अब यहाँ से हम वन एस्टेरेडियन को डिफाइन करते हैं। तो वन एस्टेरेडियन क्या होगा, तो आप अभी निकाले थे कि डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्ट है, इस एलिमेंट्री पार्ट डी ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लें या 1 यूनिट स्क्वायर ले लें और आर को 1 मीटर ले लें, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल्स 1 एस्टेरेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 एस्टेरेडियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देन वी कैन डिफाइन the angle constructed on the center of any closed sphere. The angle constructed on the center of any closed sphere by any elementary part of area equals to a square of its radius is called one steradian. यानी कि किसी भी क्लोज स्फीयर के किसी एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा जिस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, तो उसके द्वारा जो उसके सेंटर पर एंगल कंस्ट्रक्ट होता है, उसी एंगल को हम वन एस्टेरेडियन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप मैथमेटिकल डेरिवेशन में देख रहे हो कि डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इफ आई टेक डी ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर एंड आर इज इक्वल्स टू 1 unit, then if you put the value of 1 unit square at the place of dA and 1 unit at the place of r, then we have d omega is equals to 1 esteradian. So clearly we can define 1 esteradian as the angle constructed on the center of any closed sphere by any elementary part of area equal to a square of its radius is called 1 esteradian. Students, you know it very well. The surface area of any sphere is 4 pi r square. कोई अगर आपका स्फीयर है तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, वो सरफेस एरिया 4 pi r square होता है। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज स्फीयर ए इज इक्वल्स टू 4 pi r square. Then the solid angle constructed by the total surface area of the sphere will be, अगर हमने तो अभी एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा सॉलिड एंगल को फाइंड आउट किया था, अगर पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर बने सॉलिड एंगल को फाइंड आउट करना हो तो फिर क्या हो जाएगा, वही आपका डिफिनीशन है। तो हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया था, तो जो एंगल सेंटर पर कंस्ट्रक्ट हुआ था वो एंगल भी आपका इस्तेमाल हुआ था, डी ओमेगा हुआ था। अब हम पूरे सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर एंगल को जब कंपोज मान रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इक्वल्स, अब जो डी ए था वो ये हो जाएगा, तो ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 pi r square बाई आर स्क्वायर, रेडियस तो वही रह जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल टू आर स्क्वायर एंड वी हैव ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 pi एस्टेरेडियन। देन इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ एनी क्लोज सॉलिड स्फीयर बाय द होल सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। इस तरह से हमने यहाँ पर सॉलिड एंगल को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लर्न करने हैं, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लर्न करने के बाद ही हम गॉस थ्योरम को समझ पाते हैं। और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, तो वह इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले मैंने आपको लास्ट की क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आपने वहाँ पर डिटेल में स्टडी किया था, डिटेल में लर्न किया था। वहीं से आज हम अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर देयर इज एन इमेजिनरी सरफेस प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कह लेते हैं क्या कि सपोज कर लो कि यही हमारा है बुक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, इधर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे डायरेक्शन है। अगर कोई हम इमेजिनरी सरफेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आते हैं वो प्रत्येक के प्रत्येक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस के, इस इमेजिनरी सरफेस के ईच पॉइंट से क्या करेंगे, पास करेंगे। इसमें इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट से पास करेंगे। तो इस इमेजिनरी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट से पास करने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। Means we can say that if we consider there is an imaginary surface present in the external electric field, then electric field line passes at from each point of this surface represent the stability of electric field lines on this point। तो ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस के जिस पॉइंट से पास करते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं क्या कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes through any imaginary closed surface present in the external electric field is known as electric flux। यानी कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई हम इमेजिनरी सरफेस ले लें, इमेजिनरी सरफेस मान लें, तो उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट से, यानी कि उस सरफेस जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है, यानी कि जितने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करते हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो नंबर होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी इमेजिनरी क्लोज सरफेस प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक बार फिर से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया क्या कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले लें, तो उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस से जितना भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जितना भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करेंगे उनकी जो टोटल जो संख्या होगी, जो टोटल जो नंबर होगा, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे मान लो कि दिस बुक इज कंसिडर एज द इमेजिनरी सरफेस एंड दिस पेन्स आर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, two electric field lines are passes through this imaginary surface as book, then we can say that the total number of electric field lines are electric flux is 2। here अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास किए तो यहाँ पर 2 होगा। मीन्स अगर किसी भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव एन इमेजिनरी सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ई। हम कंसिडर कर लेते हैं क्या कि हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस, जैसे यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी सरफेस दिखाया आपको। लेट अस कंसिडर वी हैव एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस यस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए, आल्सो लेट एन एलिमेंट्री पार्ट डी ए हैविंग एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर। हम सपोज कर लेते हैं क्या कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस यस है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है। अब हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि इसका एक हम एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। लेट अस कंसिडर वी हैव एन एलिमेंट्री पार्ट, या लेट अस कंसिडर एन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस क्लोज इमेजिनरी सरफेस having magnitude dA and area vector dA vector which makes an angle theta with the direction of electric field E vector। हम एक कंसिडर कर लेते हैं क्या कि ये जो आपका एलिमेंट्री एरिया है, इस एलिमेंट्री एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है उस एलिमेंट्री पार्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो हमारा डीए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। एंड हियर द डायरेक्शन एंड हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड present here and this area vector dA vector makes an angle theta with this electric field, with this external electric field, then we can define here electric flux as तो यहाँ से अगर मैंने बोला क्या कि इफ दिस एलिमेंट्री एरिया dA vector makes an angle theta with the direction of electric field intensity E vector, then we have electric field lines linked with this elementary part, या इलेक्ट्रिक
field lines or total number of electric flux linked with this elementary part will be d phi is equals to E vector dot dA vector. I want to tell you this electric flux is represented by phi and this is a scalar quantity. So we take a scalar product or dot product, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी होता है. सो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर, अगर डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो, देन वी कैन क्लियरली से दैट डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए cos थीटा, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल. इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड वी आर गोइंग टू टेक द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा. तो यहाँ पर हम बोलते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल्स होता है, ए बी cos थीटा के इक्वल्स होता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, हियर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो क्लियरली इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन वी हैव डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए cos थीटा. तो इस तरह से हमने निकाल दिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट विल बी द स्पेशल कंडीशंस हियर. देन फर्स्ट केस इज हियर कंडीशन नंबर 1, इफ थीटा इक्वल 0 दैट इज डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर एलिमेंट्री एरिया जो है उसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, अगर ये दोनों को दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो एंगल कंपोज होगा वो एंगल क्या होगा, आपका 0 होगा. देन इन दिस केस डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए cos 0 एंड स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल द कोसाइन, द जीरो कोसाइन वैल्यू इज 1, यानी कि cos की जो जीरो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी 1 होती है. सो ऑन पुटिंग द cos 0 इक्वल्स 1 वी हैव डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए. Second condition is here, if theta equals 90 that is dA vector and E vector are perpendicular to each other. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर जो मैंने एलिमेंट्री पार्ट लिया उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, देन हियर थीटा इक्वल्स 90 एंड इन दिस केस डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए cos 90 एंड स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0. सो इफ यू मेक प्रोडक्ट ऑफ 0 विथ dA, the resultant value will be d phi equals 0. Means we can say that here there is no any electric flux linked with the elementary part if dA vector and E vector are mutually perpendicular to each other. So students, in this class we have learned about what is 1s radian and what is electric flux. Thank you.